हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज का अगला देश पढ़ने वाले हैं, जिससे काफ़ी सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अगला देश जिसे हमें पढ़ना है वो है हमारा जापान। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे देशों को कवर कर लिया था, तो आज हम लोग जापान से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जापान जो है वो द्वीप, कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। उनमें से सबसे प्रमुख द्वीप कौन से हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जापान की योजना, जापान की जो भूमिका थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैसी थी, और जापान जो है वो एशियन टाइगर, मतलब एशिया में सबसे अधिक अगर उभरता हुआ किसी को देश माना जाता था तो एशिया में वो सबसे उभरता हुआ देश किस प्रकार से बनता है। जापान के दूसरे राष्ट्रों के साथ कई सारे युद्ध हुए, जैसे चाइना के साथ युद्ध हुआ है, रसिया के साथ युद्ध हुआ है। उन सभी पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। आज भी अगर आप देखोगे तो जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस होती है, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जापान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ पे संविधान है कि वहाँ पे राजा का सिस्टम आज भी चलता है या दोनों का मिश्रण चलता है। तो इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जब परमाणु बम इनके ऊपर गिराया गया था, तो परमाणु बम गिराने के बाद इन देशों ने अपने आप को कैसे रिकवर किया और आज ये एशिया के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जापान की लोकेशन कहाँ पर है, तो देखिएगा, अगर ये आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे ना, तो वर्ल्ड मैप में अगर आप यहाँ पे ये इन देशों को देखोगे तो यही जो देश है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो देश कहलाता है जापान। ये देश, जापान के बारे में कुछ तथ्यों को समझते हैं। जापान को हम लोग उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, तो उगते हुए सूर्य का देश हम लोग किसको बोलेंगे, जापान को। क्योंकि देखोगे ना आप, अगर ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो डेट लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो सूर्य की किरण आएगी वो कहाँ पे आएगी, जापान में। आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तो रसिया भी है ना, तो रसिया में सबसे पहले आता है, बट रसिया का जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, मॉस्को में है, यानी कि यूरोप के अंदर पड़ता है। इसीलिए हम सबसे पहला किस देश को मानेंगे उगते हुए सूर्य का देश, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जापान को हम लोग बुजुर्गों का भी देश बोलते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बुजुर्गों का देश कौन सा है, तो बुजुर्गों का देश भी हम लोग किसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक शब्द होता है जीवन औसत काल। जैसे अगर हम बात करें कि जापान में एक औसत आदमी जो होगा वो कितने साल जिएगा, तो वो है वहाँ पे लगभग 84.6 ईयर। जबकि भारत में देखोगे तो भारत में ये जो आंकड़ा है वो आपका 69.2 ईयर ही होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जापान में क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है, बूढ़े हो गए। वहाँ का सिस्टम इतना बेहतर हो गया है कि लोगों का औसत क्या है, बीमारियाँ हो रही हैं तो लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ठीक कर पा रहे हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, वहाँ पे अब क्या हो गया, वहाँ पे लोग अधिक आयु तक जी रहे हैं। और आज के समय स्थिति यह है कि वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, बुजुर्गों का भी देश कहा जाता है। ठीक है, तो इसी लोकेशन को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो इस तरह से आपको कुछ जापान दिख जाएगा। लगभग 3600 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है कौन सा देश, जापान। तो जापान लगभग 3600 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हम जिन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ना, उसमें 4 प्रमुख द्वीप आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, इस द्वीप को बोला जाता है होकाइडो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होकाइडो। तो पहला द्वीप हमारा कौन सा हो गया, होकाइडो। ये जो आपको इतना बड़ा वाला द्वीप दिख रहा है, ये इस लाइन वाले में, ये जो आप यहाँ पे द्वीप देख पा रहे होगे ना, ये जो द्वीप है इसको बोला जाता है होंगशू। ये द्वीप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्वीप कहलाएगा होंगशू। तो दूसरे नंबर का द्वीप हमारा कौन सा हो गया, पहला है होकाइडो, दूसरा है होंगशू। इधर आप एक द्वीप देख पा रहे होगे, ये वाला, इसे बोला जाता है क्यूशू। तो होकाइडो, होंगशू, क्यूशू। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सबसे छोटा सा हिस्सा, जिसे हम लोग बोलते हैं शिकोको।
ठीक है। तो 4 प्रमुख द्वीप हैं किसके, 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान के। पहला है होकाइडो, दूसरा है होंशु, तीसरा है क्यूशु, चौथा है शिकोकू। इन सब में क्या सवाल बन सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपसे कई बार बीपीएससी में भी एक बार सवाल पूछा गया था कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा। तो आपको बताना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो होगा वो कौन सा होगा, होंशु होगा। तो अगर आपसे बड़ा पूछ रहा है तो कई बार संभावना है छोटे पूछने की भी हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो आप बताओगे कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा होगा, तो शिकोकू होगा। तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट, अच्छा सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा जो जापान की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वो भी किस द्वीप पर होगी, होंशु द्वीप पर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए जापान का मोस्ट पॉपुलस मतलब सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या जो है, जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो भी आप किनका नाम लोगे, होंशु का नाम लोगे। अगर लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा होगा, होकाइडो। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, किससे संबंधित है, जापान से संबंधित। अब एक चीज़ और है, होकाइडो और होंशु ये दोनों के बीच में आप एक बार देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक जल संधि है, मतलब जल का एक छोटा सा पार्ट है जो इन दोनों के मध्य में आ जाता है। अगर आप इस जल संधि के बारे में देखोगे तो आपको मैप में ये जल संधि जो है वो सुगारू जल संधि के नाम से मिलेगा। आप सब लोग अपने मैप को देखिए तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कि ये कौन सा संधि है, तो ये है सुगारू जल संधि। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जापान में किन 2 द्वीपों के बीच में मध्य में सुगारू जल संधि है, तो इसका जवाब होगा पहला है होकाइडो और दूसरा है होंशु। होकाइडो और होंशु के मध्य में कौन सी जल संधि होगी, सुगारू जल संधि होगी। अच्छा, इन दोनों द्वीपों को जोड़ने के लिए ना जापान की सरकार ने अंडरग्राउंड मतलब समुद्र के भीतर से क्या किया है, मेट्रो ट्रेन चलाया है। तो अंडरग्राउंड मेट्रो जो है ना वो कहाँ पे चलता है, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन, मेट्रो तो छोड़ दीजिए, बुलेट ट्रेन, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन चलाया जाता है कहाँ पे, आपको इस दोनों द्वीपों को जोड़ने के लिए चलाया जाता है। तो ये तो हमने बात की थोड़ी बहुत जापान के संरचनात्मक व्यू के बारे में। अब अगर जापान से आपसे रिलेटेड और क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में चलें तो हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा होता क्या है ना, लगभग 18वीं सदी की जब शुरुआत होती है, 18वीं सदी की जब शुरुआत होगी तो जापान भी क्या होता है, कॉलोनाइज्ड होता है। बट जापान में जो है ना औद्योगिक क्रांति का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। और औद्योगिक क्रांति का जब विकास तेज़ी से हुआ तो औद्योगिक क्रांति में आप क्या करते हो, आप इंडस्ट्रीज लाने का प्रयास करते हो। आपके देश में जो हाथों से काम होते थे अब आप उसको किसके माध्यम से करना चाहते हो, वो मशीनों के माध्यम से करना चाहते हो। तो औद्योगिक क्रांति के तहत क्या होता है ना, इन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन करना चालू किया, मतलब जो इनकी उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई। अब उत्पादन क्षमता बढ़ी तो इसको सामान, मान लीजिए आपने बहुत सारा सामान बना लिया तो आपको उसको बेचना भी तो चाहिए, तो बेचोगे कहाँ, तो बेचने के लिए आपको चाहिए क्या, कॉलोनी देश। तो अब क्या करेगा ना जापान, अब कॉलोनी देश बनाने का प्रयास करता है। 1850 के बाद देखोगे, 1850 से 1900 के बीच में औद्योगिक क्रांति का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ और उसी क्रम में क्या होता है, ये कई सारे कॉलोनी देशों को भी बनाने का प्रयास करता है। इसका एक क्रम हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो युद्ध होता है वो चीन के साथ होता है। चीन के साथ इसका युद्ध होता है 1894 ईस्वी में, ठीक है। तो 1894 ईस्वी में जापान चाइना वॉर होता है, जापान चाइना वॉर। और इस युद्ध में जापान ने चीन को हरा दिया था। चीन में उस वक्त पे जिंग वंश का शासन हुआ करता था, जिंग डायनेस्टी थी। बट जिंग वंश कोई बहुत पावरफुल राजा नहीं थे। जिंग वंश तो था जरूर, वो उसका एरिया बड़ा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे। यही कारण था कि जापान ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद एक घटना और घटित होती है, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रूस का ये उस समय क्या था, इसका साम्राज्य और बड़ा हुआ करता था। जैसे सेंट्रल एशिया वाले देश सब उसके अंदर में ही आते थे। तो होता क्या है ना,
यहाँ पर एक बंदरगाह होता है जिसका नाम था पोर्ट आर्थर। ये बंदरगाह का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपसे पूछा भी जा सकता है। होता क्या है, रसिया ये चाहता था कि अब क्या किया जाए ना, रसिया की इच्छा ये थी कि ये जो क्षेत्र है इसका उत्तर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो क्या होता था, ठंड के मौसम में जम जाता था। मतलब वो व्यापार इस रास्ते से तो नहीं कर सकता था, ये तो पक्की बात थी। तो उसको व्यापार करने के लिए अगर वो चाहता था कि हम एशिया या यूरोप के अन्य देशों के साथ व्यापार करें, तो उसको एक मजबूरी थी कि उसको एक गर्म बंदरगाह चाहिए था। और वो गर्म बंदरगाह कहाँ मिल सकता था, तो गर्म बंदरगाह जब भी मिलेगा तो उसको इसी दिशा में मिलता, क्योंकि ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, वो बिल्कुल ठंडा इलाका होता है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे पोर्ट आर्थर। तो पोर्ट आर्थर को विकसित करने के लिए रूस के उस वक्त के राजा थे जार निकोलस। तो जार निकोलस ने क्या किया था, अपनी सेना को भेजा था कि तुम जाओ और पोर्ट आर्थर को विकसित करो, ताकि हमारा व्यापार जो है एशिया तथा अफ्रीका के अन्य हिस्सों में होता रहेगा। लेकिन जब पोर्ट आर्थर पे रसिया की सेना आती है तो यहाँ पे जापान है। जापान को ये लगा ना कि रसिया हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो इससे बेहतर है ना कि अगर रसिया हम पे हमला करे उससे पहले हम ही क्या करें, उस पर हमला कर देते हैं। तो जापान ने प्रोएक्टिव लिया, मतलब हमला हुआ नहीं था लेकिन प्रोएक्टिव के तहत 1904 ईस्वी में किस पर हमला कर देता है, रसिया पर हमला कर दिया। ठीक है, अच्छा, रसिया की बहुत बड़ी सेना तो पोर्ट आर्थर पे थी नहीं, तो इस कारण से क्या होता है, रसिया जो है युद्ध हार जाता है। दूसरा समस्या क्या था रसिया के साथ, रसिया की राजधानी मास्को इधर है कहीं, तो अगर वो पूरा ये क्षेत्र पार करके आएंगे तो उनको लगभग 2 से 3 महीने का समय वैसे भी लग जाना था। तो इस कारण से होता क्या है, रसिया जो है इस युद्ध को हार जाएगा। अब जब ये युद्ध हारेगा तो 1904-1905 तक ये युद्ध चला है। ठीक है, तो अभी तक इसने चीन को हराया, दूसरा इसने किसको हराया है, इसने हराया है रूस को। और इसी युद्ध के दौरान ये वाला जो आप यहाँ पे द्वीप देख पा रहे होगे ना, इस द्वीप को बोला जाता है क्यूरियल द्वीप। इसे क्या नाम बोलेंगे, इसे बोला जाएगा क्यूरियल द्वीप। तो क्यूरियल द्वीप पर कौन कब्जा कर लेता है, क्यूरियल द्वीप पर एक तरह से किसका कब्जा हो जाता है, जापान का कब्जा हो जाता है। क्यूरियल द्वीप इसीलिए आज भी आप देखोगे कि जापान और रूस के बीच में क्या होता है, विवादित माना जाता है। ठीक है, इसके बाद के घटनाक्रम को देखते हैं। फिर होता क्या है, फिर 1937 से लेकर के लगभग 1945 ईस्वी तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, फिर से इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, जापान और चाइना के बीच में युद्ध चलता है। और आप सब लोग जानते हो कि जापान जो है इस युद्ध को हारता है, और हारने के वो कहानी हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे हारता है, क्यों हारा। तो इस युद्ध में फाइनली क्या होता है, जापान युद्ध को हारेगा और चाइना जो होता है इस युद्ध में फाइनली अल्टीमेटली विजयी होता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। अब इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा आप लोग, देखिए अब घटना है, लगभग हम लोग आ चुके हैं 1939 में, और 1939 में विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, विश्व युद्ध द्वितीय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर आप देखोगे ना, तो जो जापान था वो किसके समर्थन में था, जापान, जर्मनी और एक तरफ थे इटली। ये तीनों देश का एक अलायंस था। जबकि दूसरे टीम में अगर आप देखोगे तो दूसरे टीम में कौन था, यूके था और फ्रांस था। बड़ी पावर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए ना तो 1939 के शुरुआत में ये स्थितियाँ थी। फिर यूएसए बाद में कैसे कूदता है उसकी भी कहानी जो है वो आपको जापान से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कहानी ये है कि जापान, जर्मनी और इटली ये तीनों युद्ध साथ में मिलकर लड़ रहे थे, और इधर यूके और फ्रांस एक साथ लड़ रहे थे। फिर जापान को ये पता चलता है ना कि जो यूके और फ्रांस को हथियार जा रहा है, तो इसको हथियार कौन दे रहा था, इसको हथियार दे रहा था यूएसए। तो जापान ने लंबे समय तक यूएसए को क्या करके रखा था, बरगला के रखा कि हम आप पे कोई हमला नहीं करेंगे, हम बस नेवल हैं, हम मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, निगरानी के लिए ऐसा कर रहा है। और घटना है 1941 ईस्वी के, जब यूएसए का एक द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप में एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर होता है। पर्ल हार्बर पर ये काफ़ी समय से निगरानी रखे हुए थे कि यूएसए की जो सबसे बड़ी नौसेना है वो इसी जगह पर है। और 1941 ईस्वी की सुबह सुबह में क्या करते हैं ये लोग, पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर देते हैं। आपसे कई बार हवाई द्वीप की राजधानी भी पूछी जा सकती है,
तो हवाई द्वीप की राजधानी जो होती है वो कौन सी है? होनोलुलु। होनोलुलु है, ठीक है। ये इसकी राजधानी, थोड़ा सा अलग ही नाम है। तो पर्ल हार्बर पर जब हमला होता है तो इसके जो अमेरिका का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा था वो एक तरह से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, जिस कारण से यूएसए किसके साथ युद्ध लड़ने के लिए चला आता है? फ्रांस के साथ चला आता है। सेम गलती जर्मनी ने भी की थी इसी के दौरान। जर्मनी ने किस पर हम अटैक कर दिया था उस वक्त पर? यूएसएसआर पर हमला कर दिया था। तो इसीलिए यूएसएसआर भी स्वतः रूप से किसके साथ चला जाता है? ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस तो वैसे ही पहले से इंतजार कर रहे थे कि ये दोनों जब भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे इनके लिए क्या होगा? फायदे का सौदा होगा। तो 1941 ईस्वी में हवाई द्वीप पर हमला होता है, पर्ल हार्बर पर। क्या हो रहा है कि पर्ल हार्बर पर हमला हो रहा है और जिसमें अमेरिका का जो सबसे बड़ा नौसेना अड्डा है वो क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद की अगर आप घटनाक्रम को देखोगे ना तो अमेरिका इसमें क्या होता है? आत्मसमर्पण करने का अगर क्रम देखोगे तो इटली और जर्मनी ये पहले आत्मसमर्पण कर चुके थे 1945 तक आते आते। तो 1945 तक आते आते इनके जो दो सहयोगी हैं, जर्मनी में कौन था? हिटलर था, उसने सुसाइड कर लिया था। और इटली के अंदर जो मुसोलिनी था उसने भी क्या किया था? उसको भी मारा जा चुका था। तो ये दोनों तो समर्पण कर चुके थे। एक लौता जो था वो युद्ध लड़ रहा था, वो कौन था? जापान। और उस समय तक अमेरिका ने भी एक परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। तो उस समय अब होता क्या है ना, जापान के आप याद रखना दो शहर, एक शहर का नाम होगा हिरोशिमा। अगर आप मैप में देखोगे ना तो आपको हिरोशिमा कहीं यहाँ पे दिख जाएगा, एक जगह ये होगा हिरोशिमा। और एक जगह आप देखोगे तो इस द्वीप पर आपको दिख जाएगा नागासाकी। तो आपसे कई बार अगर प्रश्न पूछेगा तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हिरोशिमा है वो जापान के किस द्वीप पर है? तो ये देखिए होकाइडो था, ये होंशु था। तो हिरोशिमा किस पर होगा? होंशु पर। अब देखा जाए तो नागासाकी किस पर होगा? क्यूशु पर होगा। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, ये आपसे सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं। तो जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। अब इसकी कहानी समझते हैं। यूएसए ने बहुत बार वार्निंग दी जापान को कि तुम क्या करो, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसे समाप्त कर दो या आत्मसमर्पण कर दो। बट जापान ने उसकी एक बात नहीं मानी। तो अल्टीमेटली अब उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अब यूएसए क्या करता है? पहला एक बम गिराता है हिरोशिमा शहर पर। हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था वो गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। फिर उसी के बाद दूसरा एक बम गिराया जाता है नागासाकी पे, और ये बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों डेट आप याद रख लेना। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था क्या? लिटिल बॉय। इस ऑपरेशन का, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया है उस ऑपरेशन का नाम था लिटिल बॉय। और जबकि नागासाकी पे जो गिराया गया था बम उसका नाम था फैट मैन। इससे भी सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर आगे देखा जाए तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो किस चीज़ का बना हुआ था? वो था आपका यूरेनियम का बना हुआ। और जबकि अगर आप नागासाकी को देखोगे तो नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो था प्लूटोनियम का। और इससे भी कई सारे रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में कई बार इससे डायरेक्टली सवाल आए हैं, तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए। अब जब ये लगभग हुआ, जब ये चीज़ें हुई तो 6 अगस्त को जो लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो जाती है पल भर में ही। नागासाकी के अंदर भी लगभग माना जाता है कि 70,000 से अधिक मौतें हुई थी। तो इतना ज़्यादा कैजुअलिटी, मतलब इतना ज़्यादा लॉस होने के बाद अब जापान के जो राजा थे उनको समझ में आया कि अब हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। और जब आप युद्ध नहीं जीत सकते हो तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने की घोषणा की थी। तो फाइनली 15 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या करता है? जापान क्या करेगा? आत्मसमर्पण कर देगा। तो जापान आत्मसमर्पण करेगा। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है सामने, देखिएगा। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया जो है ना अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि हम लोग अपना आज़ादी दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त 1947 को ही मनाते हैं। तो दोनों डेट आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ से आपसे एक सवाल बनता है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों दिया गया? तो उसका सीधा सीधी जवाब था जापान ने उस दिन समर्पण किया था और उसी दिन क्या माना गया था कि ब्रिटेन की क्या हो गई है? जीत हो गई है। तो ब्रिटेन की जीत हो गई। तो ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी? भारत थी।
उस डेट को यादगार बनाने के लिए क्या किया जाता है, भारत को आज़ादी कब दी गई थी, 15 अगस्त 1947 को दिया गया था। इसके अलावा अगर एक पक्ष की और बात करें तो देखिएगा, एक पक्ष और है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक पक्ष ये है कि अभी तक अगर आपने देखा होगा तो जापान के हमने 4 द्वीप देख लिए, होंगशू, होकाइडो, इधर था क्यूशू और ये था हमारा शिकोको। यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक आपको प्रायद्वीप दिखेगा जिसे हम लोग कोरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। ये प्रायद्वीप का नाम क्या है, कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन प्रायद्वीप पर भी देखा जाए ना तो जापानियों का कब्जा था। लगभग 1910 से लेकर के 1945 ईस्वी तक देखा जाए तो कोरियन प्रायद्वीप पर किस देश का अधिकार था, तो जापान का अधिकार था। और 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, उसके साथ ही क्या होता है, आत्मसमर्पण करने के बाद ही ये कोरियन प्रायद्वीप भी क्या होते हैं, इनसे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यहाँ तक के फैक्ट्स को आपने समझा होगा। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि जापान का संविधान वगैरह कैसे बना है। तो देखिए, अगर हम जापान के संविधान की बात करें तो संविधान इनका बन करके तैयार हो गया था कब, 1946 ईस्वी में। तो 1946 ईस्वी में संविधान बन गया था, लेकिन ये अपनाया नहीं जाता है। इनका जो संविधान अपनाया जाता है वो कब अपनाया गया था, 1947 ईस्वी में। तो संविधान लागू कब हुआ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, 1947। जिस तरह से आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा होगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया था, पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू करने के लिए हमने 2 महीने का और इंतजार किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, भारत का संविधान लागू होता है। तो ये तो हमने बात की किसकी, जापान के संविधान की। अब अगर इससे आगे की ओर देखा जाए तो एक संधि है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सन 1952 ईस्वी की बात है, एक संधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। अब ये है क्या, तो देखिए, अभी तक क्या था ना, जापान को एक क्या माना जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि एक क्या होगा, संप्रभुत्व वाला राष्ट्र होगा इस संधि के तहत। और इसी संधि के तहत जापान का जो क्लेम हुआ करता था कि ये कोरिया वाला प्रायद्वीप मेरा है ना, तो ये कोरियन प्रायद्वीप हो गया। ताइवान वाला कुछ जो क्षेत्र है आपका, उन क्षेत्रों पर क्या किया था, जापान ने अपना क्लेम छोड़ दिया था। तो कोरियन प्रायद्वीप पर इसने क्लेम छोड़ा और ये ताइवान वाला जो क्षेत्र होता है उस पर अपना क्लेम छोड़ते हैं कब, जापान ने। और इसको एक क्या संप्रभुत्व राष्ट्र की भी संज्ञा दे दी जाती है कब, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की द्वारा। और ये ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कब साइन किया गया है, 1952 ईस्वी में। इसी के बाद अगर आप देखते हो तो सन 1956 ईस्वी में जापान को संयुक्त राष्ट्र संगठन में एक देश के रूप में भी मान्यता मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जापान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में किस वर्ष शामिल हुआ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1956 ईस्वी में। तो यहाँ तक हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। अब अगर हम आगे की ओर चलें तो जापान से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम और देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप लोग, ये है जापान हमारा। हम लोगों ने इसके हिस्ट्री के बारे में अब तक जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ने का प्रयास किया है। अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे अगर आप जापान देखोगे ना तो आपको एक जगह दिख रहा होगा, यहाँ पे एक जगह। अब जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। तो ये आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि जापान की राजधानी क्या है, जापान की मुद्रा क्या है। मुद्रा से भी रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो जापानीज एन जो होता है वो क्या है, जापानी मुद्रा है। जापान का फेवरेट यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स क्या होगा, राष्ट्रीय खेल। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी होता है। तो वहाँ पर का राष्ट्रीय खेल होता है सूमो रेसलिंग। सूमो रेसलिंग, ठीक है। वो पहलवान टाइप के होते हैं, मोटे मोटे से, वो होते हैं क्या, सूमो रेसलिंग जो करते हैं उनको बोलते हैं। यहाँ पर आपने एक जगह देखा होगा ओसाका। तो जापान के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जापान का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, जापान का सबसे
सुंदर शहर, तो भी आप किसका नाम लोगे? जापान के सबसे सुंदर शहर में किसे गिना जाता है? ओसाका को। दूसरे सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि जापान का मैनचेस्टर कौन सा है? जापान का मैनचेस्टर हम लोग किस शहर को बोलते हैं? तो जापान का मैनचेस्टर भी किस शहर को बोला जाएगा? ओसाका शहर को ही बोला जाएगा। फिर अगर इसी द्वीप पर देखोगे तो एक जगह आपको और मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं नगोया। नगोया, और नगोया जो है ना वो इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक जगह आपको और मिलेगा जिसका नाम है क्योटो। एक जगह आप और देख पा रहे होगे इसी द्वीप पर जिसे बोला जाता है क्योटो। तो क्योटो से भी संबंधित दुनिया में एक संधियां हुई हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। उसे क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। अब सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज़ से है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित होता है। देखिए, धरती का तापमान प्राकृतिक रूप से भी बढ़ता है, लेकिन मानव एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है ना, धरती का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, तो उसके कारण भी क्या होता है, प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऐड होती है। लेकिन मानव एक्टिविटीज़ के कारण ये जो दर है ना, रेट है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, धरती का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो सभी लोगों ने क्योटो में, मतलब दुनिया के सभी देशों ने एक बैठक की थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें ये बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हमें क्या करना है, कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल की जो बैठक हुई थी 1997 में हुई थी और बलपूर्वक इसे लागू कर दिया गया था। कब? 2005 ईस्वी में। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या, इससे भी कई बार सवाल बनते हैं कि कुल कितने ग्रीन हाउस गैस हैं जो इसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए, आप यहाँ पे इसके नाम देख सकते हो। पहला होता है NOx, दूसरा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर एक होता है आपका O3 यानी कि ओजोन, फिर एक होता है H2O यानी कि जल वाष्प, और एक इसमें और शामिल है जिसे हम लोग बोलते हैं CFC। ठीक है, CFC का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये 6 गैस ऐसी हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल होती है। जबकि इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है? तो जवाब है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इससे अगर आगे की कहानी को समझें तो जापान का एक और शहर है जहाँ पर कि परमाणु रिएक्टर जो था वो फट गया था सन 2011 ईस्वी में। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक जगह दिख जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फुकुशिमा। एक जगह है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फुकुशिमा। फुकुशिमा में क्या होता है ना, यहाँ पे दो, अच्छा देखो, पूरा का पूरा अगर आप ये देखोगे ना जापान वर्ल्ड मैप में, तो ये क्या होता है, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। ये क्या है, ये है रिंग ऑफ फायर। दुनिया के 10% एक्टिव ज्वालामुखी जो है ना वो इसी महासागर में पाए जाते हैं। इस कारण से आप देखोगे कि जापान में ज्वालामुखी और सुनामी जो है वो लगभग हमेशा आता रहता है। 10% एक्टिव ज्वालामुखी अकेले हैं। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 111 ज्वालामुखी लगभग हैं जो कि इस प्रशांत महासागर और जापान के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, फटते रहते हैं। तो एक जगह है फुकुशिमा। फुकुशिमा में क्या होता है ना, उस समय की स्थिति ये थी कि सन 2011 की एक घटना है और 2011 में क्या होता है, वहाँ पे भूकंप आता है जिसको रिक्टर स्केल पे लगभग जिसकी मानी गई थी तो 9 रिक्टर स्केल इसकी मापन की गई थी। और 9 रिक्टर स्केल का भूकंप जो होता है अगर भारत में आ जाए तो भारत के तो आधे लोग वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ बिल्डिंगें उस मानक पे बनाई जाती है। हमारे यहाँ 9 तो छोड़िए, 8 भी अगर आ जाए ना तो आपको बिहार और पटना जैसी स्थितियों में देखोगे तो अच्छे अच्छे मकान आपको गिरते हुए नज़र आ जाएंगे। तो अगर वहाँ की बात की जाए तो 9 रिक्टर का भूकंप आया, उसके अलावा वहाँ पे एक सुनामी भी आ जाती है। इन दोनों घटनाओं के कारण क्या होता है, और ये है क्या, समुद्र के बिल्कुल किनारे में था। यहाँ से रेडिएशन जो होता है वो लीकेज करना प्रारंभ करता है और रेडिएशन लीकेज के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे सभी जगहों पर फैलना प्रारंभ कर देता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती थी वो किस चीज़ से बनाई जाती थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। न्यूक्लियर पावर प्लांट, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है वो अलग अलग मटेरियल से। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, यूरेनियम की।
यूरेनियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, पीला केक बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसे हम लोग आशा की ईंधन भी कहा जाता है। आशा का ईंधन किसे कहते हैं हम लोग? यूरेनियम को कहते हैं। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है, तो आप लोग क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता कौन सा देश है, तो आप क्या बताओगे? कजाकिस्तान। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछ सकता है अगर आपसे पूछा जाए, भविष्य का ईंधन हम लोग किसे बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। तो ये तो हम लोगों ने कुछ अलग से फैक्ट्स पढ़ने का प्रयास किया है। तो होता क्या है ना, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ रेडिएशंस जो होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और वो रेडिएशन जो है धीरे धीरे यहाँ फैलना चालू होता है। लगभग 2 लाख लोगों को क्या किया जाता है? यहाँ से एवैक्यूएट किया जाता है। और जापान ने ये पहला घोषणा किया कि आने वाले 2050 तक इनके यहाँ जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं उन सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो आने वाले हो सकता है कि 2050 तक आपको वहाँ पे जितने भी आपको पावर प्लांट देखने को मिल रहे हैं वो क्या हों? सभी बंद हो जाएं। ये तो थी। अगर हम अब अगले टॉपिक पे चलें, जापान के संवैधानिक पे चलें कि जापान का जो संविधान है वो कैसा है, तो जापान का जो संविधान है वो आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा भी होंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री भी होंगे। ठीक है, ये दोनों होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपको लिया गया, वो आपको दिखाया गया वहाँ पे। और अभी जो वहाँ के राजा हैं, अगर उनका नाम कई बार पूछ दे तो उसका नाम होता है नारुहितो। वहाँ के नाम कौन? नारुहितो जो है वो क्या है, वहाँ पे अभी किंग है। तो ये हमने पढ़ा है उसके बारे में। अगर आपसे रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछ सकता है तो एक सवाल और बन सकता है कि जापान का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। जैसे आपसे भारत से पूछता है तो आप ये याद रख सकते हो, माउंट फूजी। माउंट फूजी जो है ना वो क्या है? जापान का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसे हमने पढ़ने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग इसे लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।